Hello students, welcome to Divine Learning. Is matter around us pure? इस चैप्टर के अब हम लोग सेकंड फेज में आ गए। फर्स्ट फेज में जो बेसिक बातें थी वो हमने सीख ली और अब हमें सीखना है, अब हमें चर्चा करनी है हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो इसे समझने के लिए यहां पर देखिए हमने तीन तरह का एग्जाम्पल दिया है। तीनों एग्जाम्पल अलग अलग टाइप्स के हैं, ये आप जान रहे हैं, आपको बताया जा चुका है। फर्स्ट वन इज गोल्ड एंड आयरन, बोथ आर एलिमेंट्स, बोथ आर एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स की खासियत क्या है? दे आर मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। गोल्ड के जितने भी पार्टिकल्स हैं, गोल्ड का जितना बड़ा टुकड़ा आपने लिया है उसमें अगर 1,00,000 पार्टिकल्स हैं तो सारे के सारे एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल। दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। फर्स्ट क्लास में ये हमने देखा है। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज इज मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एक टाइप के पार्टिकल्स के तो नहीं बने हैं, एक टाइप के पार्टिकल्स के नहीं, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की संख्या तो बहुत हो सकती है बट मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक से ज्यादा है और इनको हम लोगों ने कहा था कंपाउंड। कंपाउंड्स। एंड द थर्ड टाइप इज ब्राइन एंड ब्लड। ब्राइन आप समझ रहे हैं ना, साल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। एंड ब्लड, हमारा ब्लड, ये तो कई तरह के कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं बट ये कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं। कंपाउंड से डिफरेंट इन द सेंस कि कंपाउंड के जो पार्टिकल्स हैं, कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दे आर केमिकली बॉन्डेड बट द कंपोनेंट्स हियर आर फिजिकली मिक्स्ड। ये फिजिकली मिक्स्ड कर दिए गए, यहां कोई केमिकल रिएक्शन ब्राइन बनाने में नहीं हुआ। चीनी, नमक को आपने पानी में घोल दिया, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, कोई न्यू सब्सटेंस क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। हमने यह भी देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर। ये प्योर क्यों है? बिकॉज दे, आयरन एलिमेंट्स की तो बात ही अलग है। एलिमेंट तो सिंगल टाइप के कंपोनेंट से बने हुए हैं तो वहां तो प्योर होना ही है, बट कंपाउंड को भी हमने प्योर कहा था। क्यों प्योर कहा था? क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट्स का प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि कार्बन, जब भी एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन लेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हम अगर थोड़ा सा कम ज्यादा कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और दूसरी शर्त क्या है? दे आर केमिकली बॉन्डेड। इसे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एंड ऑक्सीजन को अलग कर देना कोई मामूली काम नहीं, आसान काम नहीं है। इसके लिए केमिकल प्रोसेस आपको अपनाना होगा। लेकिन मिक्सचर को हमने कहा था ये इम्प्योर होता है। इम्प्योर इसलिए क्योंकि कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है इनके कंस्टिट्यूएंट्स का। देयर प्रोपोर्शन इज नॉट फिक्स्ड, पहली बात। और दूसरी बात, दे आर फिजिकली मिक्स्ड। दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड बट दे आर फिजिकली मिक्स्ड। ये तो फिजिकली मिक्स्ड है। ब्लड है किसी के ब्लड में किसी प्रकार के साल्ट की कमी हो गई है, किसी खास प्रकार के सेल्स कम पड़ गए हैं, प्लेटलेट्स कम पड़ गए हैं, आरबीसी कम हो गया है, ग्लूकोज बढ़ गया है, फिर भी वो ब्लड ही कहलाता है। दिस इज मिक्सचर एंड दीज आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो एलिमेंट की तो बात ही अलग है। कंपाउंड के
कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, बट मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा मेथड जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, फिजिकल मेथड कर सकते हैं। तो अब हमें इस फेज में, इस चैप्टर के सेकेंड फेज में यही देखना है, हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। Different types of physical methods are used to separate the components of a mixture and it depends on the nature of their components। क्या क्या मिला हुआ है, कैसा मिक्सचर है वो। मिक्सचर तो कई तरह के हो सकते हैं, कैसा मिक्सचर है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, उनके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, और इसके आधार पर हम तय करेंगे कि इसके लिए कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, फिजिकल मेथड, इसे सेपरेट करने के लिए। जैसे ब्राइन है, तो ब्राइन के लिए, ब्राइन में क्या मिला हुआ है, साल्ट एंड वाटर। तो अब हमें सोचना है कि साल्ट एंड वाटर मिला हुआ है, तो इसमें कौन सा मेथड अलग किया जाए कि साल्ट अलग हो जाए, वाटर अलग हो जाए। अब मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो मिक्सचर भी तो दो तरह के होते हैं ना। पहला होमोजेनस और दूसरा हेट्रोजेनस। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस तो पूरी तरह से मिक्स्ड रहता है, दिखने में तो प्योर जैसा लगता है, ये तो होमोजेनस है। होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, बट हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है, इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में क्या लगेगा, ये तो बिल्कुल आसान। अगर चावल में कंकड़ मिला हुआ है तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, और हेट्रोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करना आसान होता है, होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल होता है। बट बोथ कंपोनेंट्स ऑफ बोथ टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। है इसके लिए भी फिजिकल मेथड्स कई हैं, और हेट्रोजेनस के लिए तो आसान है। आसान क्या है, आप हमारे घरों में जो कुछ मेथड यूज होते हैं वो भी एक प्रकार का सेपरेशन मेथड ही हुआ। जैसे आप देखिए तो हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या हुआ, हाथ से चुनना। चावल है उसमें कंकड़ है, उसको चुन रहे हैं, ये हैंड पिकिंग हो गया। चीनी में कुछ मिल गया, सपोज दाल मिल गया है गलती से, मार्केट से लाने में कुछ ऐसा हुआ, तो क्या होगा, हैंड पिकिंग से अलग कर दिया जाएगा, हाथ से उसे चुन लिया जाएगा, हैंड पिकिंग। एक होता है सीविंग, चाल दिया गया चलनी से, सीविंग, सीव मतलब होता है चलनी, सीविंग। ये डिपेंड करता है कि इसमें अगर मिक्सचर में कोई ऐसा पार्टिकल, ऐसा कंपोनेंट है जो साइज में छोटा है, दूसरा बड़ा है, तो उस साइज के चलनी से इसे चाल देते हैं। बड़ा वाला ऊपर रह जाता है, छोटा वाला पार्ट के नीचे चला जाता है। तो ये सब भी मेथड ऑफ सेपरेशन है। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर आर हेट्रोजेनस मिक्सचर, और इसीलिए इसको चुनना आसान होता है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है, एक होता है जैसे सपोज कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें कुछ लोहे के कण मिल गए हैं, ठीक है, तो हमें सोचना है कि इसे कैसे अलग किया जाए, और वो दिखने में हूबहू वैसा ही लग रहा है जैसा कि मेन कंपोनेंट है। तो हैंड पिकिंग बड़ा मुश्किल है, सीविंग भी मुश्किल है, क्योंकि सबका साइज मिला जुला के एक ही है। तो वहां पर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ये मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, एक मैग्नेट ले जाएंगे और सारा आयरन चिपक जाएगा उसमें, सिंपल, आयरन हमने निकाल लिया। तो ये सारे कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड होता है फिल्ट्रेशन मेथड। तो फिल्ट्रेशन अब आपको जानना चाहिए। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन क्या हुआ, चाय छानते हैं ना, चाय छन्नी होता है, तो वो भी एक प्रकार का फिल्ट्रेशन ही है। फिल्टर कर लिया हमने,
क्योंकि उसमें जो चाय के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं। चाय का जो दाना है वो बड़ा है साइज में, और उसके अंदर जो लिक्विड है, बाकी के जो सॉल्यूशंस हैं वो आसानी से छन जाते हैं, वो भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। लेकिन अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन से हम वो चाय नहीं छानने जा रहे हैं। आपने पढ़ा है अपने लास्ट वीडियो में मिक्सचर का टाइप आपने पढ़ा है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब याद कीजिए सस्पेंशन में हमने क्या लिया था एग्जांपल। सस्पेंशन में हमने लिया था चॉक पाउडर मिक्स्ड विथ वाटर, या फिर सॉइल मिक्स्ड विथ वाटर, पानी में मिट्टी को मिला दिया या फिर चॉक पाउडर को मिला दिया। ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं सबसे ज्यादा। अगर देखा जाए सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में कंपैरिजन किया जाए तो आपने पढ़ा होगा, वो वीडियो देखा होगा, तो उसमें सबसे बड़ा पार्टिकल होता है 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा वो सस्पेंशन का। तो उसे फिल्टर कर सकते हैं, पानी अलग हो जाएगा और ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं या फिर चॉक पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो फिल्टर कैसे करेंगे, ये एक तरीका है। तो फिल्टर करना देखिए बड़ा ही आसान होता है। आपके लेबोरेटरी में एक फिल्टर पेपर होता है, ठीक है। देखिए फिल्टर पेपर जस्ट यही है, ये आपका फिल्टर पेपर है। अब कैसे हम किसी भी चीज को फिल्टर करेंगे, तो इसे एक फनल का रूप दे देना। चाय छानने वाला होता है ना कुप्पी, बस वैसा ही इसे बना देना है। कैसे बनाएंगे, आसान है। एक फोल्ड हमने इसे मोड़ दिया, एक फोल्ड इसे ऐसे हमने मोड़ दिया, और एक बार और इसे मोड़ दिया, ये दूसरा फोल्ड हो गया ना। अब इसे हम लोग 3 साइड एक तरफ, एक साइड एक तरफ, ये तो अब फनल हो गया। और अब क्या करेंगे हम लोग, कप, ग्लास या फिर किसी भी बर्तन में अगर हमने वो छानना है तो इसे इसमें डाल दिया हमने। ये जो फनल बना इसे असली फनल में हमने डाल दिया, है ना, इस ढंग का। ये देखिए फनल बन गया है और इसे हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। इसे ठीक से फिट कर दिया। और अब आप इसमें ये सॉइल सॉल्यूशन डाल दीजिए या चॉक पाउडर सॉल्यूशन डाल दीजिए। तो नीचे जो कंटेनर रखा हुआ है उसमें आप देखेंगे बूंद बूंद करके जो गिर रहा है वो सिर्फ वाटर गिर रहा है, बाकी इसके जो सॉल्यूट्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इसी में रह जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो फिल्टर पेपर होता है, इस फिल्टर पेपर में कुछ पोर्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर कुछ पोर्स हैं और उस पोर का साइज ऐसा है कि इट कैन नॉट पास द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन थ्रू इट। सस्पेंशन का पार्टिकल तो बड़ा होता है, इसमें अटक जाता है, इससे पार नहीं हो सकता है। यानी कि सॉइल पार्टिकल्स या चॉक पाउडर या फिर आपके घरों में आटा होगा, ये सब इसमें फंस जाएंगे, इससे आर पार नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर ब्राइन दिया जाए, अगर शरबत दिया जाए, लेमोनेड, वो आर पार हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वे सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। साइज ऑफ देयर पार्टिकल इज लिस्ट, वेरी वेरी लिस्ट, बहुत कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, इसलिए वो इससे पार कर जाते हैं। यानी कि शरबत से चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं इससे। कोलोइडल सॉल्यूशन ब्लड के कंपोनेंट्स को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन जो आपने देखा था, वहां पर जो सब एग्जांपल आपने देखा था, सॉइल सॉल्यूशन या चॉक पाउडर सॉल्यूशन, उसके कंपोनेंट्स को आप फिल्टर पेपर के मेथड से यूज कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि खूब सॉइल एक बार में घोल करके इसमें डाल दिया, मे बी यही तो जाम हो जाएगा, तो फिर तो पानी भी अंदर जाना मुश्किल है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, खूब अच्छी तरह से मिला करके कुछ देर के लिए उसे सेटल डाउन
सेटल होने के लिए दीजिए, और फिर ऊपर में जो अब ऑब्वियसली जो उसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो तो पैंदी पर बैठ ही गए होंगे। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो अभी भी पानी के साथ मिले हुए हैं और वो बैठ नहीं रहे हैं, उनको छानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस है कि आसानी से सेपरेट हो जाए दोनों, उससे वाटर मॉलिक्यूल, उससे वाटर को निकाल लिया जाए, पानी को उससे निकाल लिया जाए। तो इस मेथड से ज्यादा आसानी से निकलेगा। खैर, इसमें इसकी चर्चा शायद आपको पहले भी की गई होगी आपसे। तो यहां पर देखिए, तो फिल्ट्रेशन में आपने क्या किया, ये तरीका आपको बता ही दिया गया है, तो मेरे हिसाब से फिगर बनाने में टाइम वेस्ट करना बहुत जरूरी नहीं है। तो फिल्ट्रेशन में हम लोग किसे करते हैं, ज्यादातर आप ये देखिए चॉक पाउडर, सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ, यहां पर हम देख लेते हैं मिक्सचर ऑफ chalk powder mixed with water। ठीक है, मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर मिक्स्ड विथ वाटर, और फिर आप चॉक पाउडर की जगह पर ये सॉइल भी ले सकते हैं, सॉइल विथ वाटर, ये सब कुछ भी ऐसा सस्पेंशन, ये सभी सस्पेंशन, ये फिल्ट्रेशन से हमने अलग किया। चलिए ठीक है, ये तो सॉल्यूशन, ये तो सस्पेंशन था। कोलोइड को कैसे अलग करेंगे, कोलोइड के पार्टिकल्स को कैसे अलग करेंगे? कोलोइड के रूप में हमने एग्जांपल लिया था मिल्क, याद होगा आपको, या फिर ब्लड, बहुत सारे कोलोइड्स हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स भी छोटे होते हैं, हालांकि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ये बड़े होते हैं, इनके पार्टिकल्स छोटे होते हैं और फिल्टर पेपर से आर पार हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड से इसको यूज नहीं किया जा सकता। यहां पर याद करने के लिए रखना, फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। ठीक है, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड हम लोग देख रहे हैं, मिल्क और ब्लड, दीज आर colloids. The size of their particle is comparatively more than that of true solution, but less than, very less than that of suspension. इसे कैसे करेंगे? फिल्ट्रेशन से तो नहीं हो पाएगा, इसके पार्टिकल्स तो आर पार हो जा रहे हैं। इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा तरीका अपनाया गया है, उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जब किसी भी ऐसे मिक्सचर को खूब तेजी से उसे सेंट्रीफ्यूगेट कराया जाए, खूब तेजी से घुमाया जाए, तो कुछ देर में जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं दे सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स कम ऑन द टॉप, कम ऑन द सरफेस। ऐसा आपने घर में भी देखा होगा, हालांकि अब ये सब काम नहीं होता है, लेकिन जहां जिनके घरों में गाय भैंस हुआ करते हैं, वहां पर जहां दूध का प्रोडक्शन अधिक होता है, उससे क्रीम को कैसे निकाला जाता है। तो घरों में भी कुछ इस ढंग का मैकेनिज्म होता है जिससे हम उसे सेंट्रीफ्यूगेट करवाते हैं। तो लाइटर क्रीम, क्रीम तो हल्का होता है, तो क्रीम ऊपर आ जाता है, बाकी सभी नीचे रहते हैं, तो क्रीम को हम लोग अलग कर लेते हैं। ये मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। और घरों में पुराने जमाने में जब मिल्क का प्रोडक्शन घरों में, या आज भी देहात में जहां होता है, वहां इस प्रकार का कुछ ना कुछ सामान जरूर होगा जिसकी मदद से हम उसे सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना है, आप जब ब्लड सैंपल देते हैं टेस्ट के लिए किसी पैथो लैबोरेटरी में, तो वहां पर आप देखेंगे, कभी अगर आपने गौर किया होगा, कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है,
वो मशीन होती है, उसमें कुछ टेस्ट ट्यूब को सेट कर दिया जाता है। उसकी कैपेसिटी होती है 12-24 जो भी हो, उतने टेस्ट ट्यूब, सब में अलग अलग जगह के सैंपल्स आए हुए हैं और उनका टेस्ट होना है। तो टेस्ट होना है उसमें जिन चीजों का टेस्ट होना है, ये साल्ट हमारे ब्लड में कितने हैं या ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे ब्लड में कितने हैं, ये जांचना है हमारे ब्लड। तो वैसी स्थिति में हमें उस ब्लड से सेल को अलग करना है और उसके प्लाज्मा को सेपरेट करना होता है। तो करते क्या है हम लोग, वहां भी सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। उस सारे टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल करके, और वो बिजली से चलने वाला होता है, ऑन कर देते हैं। 10-15 मिनट तक वो जब कंटिन्यूअसली चलता है तो आप देखेंगे क्या कि ऊपर का लेयर जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। कलरलेस इसलिए हो जाता है क्योंकि ऊपर वाले लेयर में लाइटर मटेरियल्स आ गए और हैवियर सेल्स जो हैं वो डाउनवर्ड्स चले गए, समझ गए ना। और अब ऊपर वाले से लेकर के वो टेस्ट कर सकता है जो भी उसे टेस्ट करना है, या फिर सेल्स के बारे में पता करना है, ब्लड सेल्स के नंबर का पता करना है तो वो नीचे वाले से उनको पता चल जाएगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन वहां भी होता है। आपके वॉशिंग मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज होता है। और इसमें कैसे मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं याद रखना है। ऐसा सॉल्यूशन जिनके पार्टिकल का साइज सस्पेंशन से बड़ा हो, सस्पेंशन से छोटा हो, फिल्ट्रेशन उनका पॉसिबल नहीं हो और उनमें कोई लाइटर हो कोई हैवियर, तो उनको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 मेथड आपने देखा और 2 मेथड में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए, आपका क्लियर है सब कुछ। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मिल्क का, ब्लड का और वॉशिंग मशीन वगैरह में भी हम इसका यूज देखते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं हम लोग एक और तरीका, इंटरेस्टिंग, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देख लिया है। इवेपोरेशन में कोई भी चीज जो होता है वो उससे वाटर इवेपोरेट करते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक कंपोनेंट वाटर भी है, वो वाटर इवेपोरेट करता है, तो वहां पर हम लोग इवेपोरेशन मेथड, समंदर से जो साल्टी वाटर होता है उसे इसी तरह से उससे साल्ट इसी तरह से निकाला जाता है। कैसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टैंक में लेके उसे हम लोग गर्म करते हैं। नॉर्मली ये मेथड नहीं अपनाया जाता है। मे भी हो सकता है प्रैक्टिकली ऐसा होता है और कहीं कहीं होता भी है, बट बहुत कॉमन मेथड क्या है जिसमें कि बहुत ज्यादा हमारा एनर्जी वेस्टेज भी नहीं होता है, क्योंकि साल्ट तो बहुत सस्ता होता है ना। तो क्या करते हैं कि समंदर का जो पानी होता है उसे कुछ समंदर के ही किनारे कुछ छोटे छोटे टैंक्स टाइप के बना दिए जाते हैं। ठीक है, टाइड्स वगैरह आते हैं ना, तो वो पानी जो आता है वो टैंक खुद भर जाता है। अब वो जब टैंक भर गया या किसी भी तरीके से वहां पानी लाया गया, किसी भी तरीके से वहां पानी लाया गया, थोड़ा और दूर करके, टाइड के भी दूर, पहुंच से दूर, तो उसमें पानी जमा कर लिया गया किसी भी तरीके से समंदर का, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया। धूप से ही वो इवेपोरेट हुआ पानी और उसके अंदर साल्ट बच जाता है। तो इस मेथड से जब निकालते हैं साल्ट तो हमारे लिए ज्यादा वो आसान होता है तरीका। तो इवेपोरेशन का यहाँ एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपके बुक में जो जिसका जिक्र किया गया है। कहता है कि आप स्याही जिससे लिखते हैं, इंक होता है वो, या फिर ऐसा भी होता है इंक ले लीजिए, तो उस इंक में डाई है। डाई तो पाउडर के रूप में होगा, उसमें पानी मिला करके उसका स्याही बनाया गया होगा, इंक बनाया गया, या कोई रंग भी तो पाउडर के रूप में होता है और उसमें पानी मिला करके उसे लिक्विड हम लोग तैयार कर लेते हैं उसका। अब उससे उस रंग को अगर अलग करना है, उससे उस डाई को अलग करना है,
तो क्या करेंगे? तो इवेपोरेट करवा देंगे। तो इसके लिए आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है, तरीका दिया गया है, वो है क्या कि चलिए क्या करते हैं कि एक बीकर में थोड़ा सा पहले पानी ले लेते हैं। इसमें थोड़ा पानी ले लिए इस बीकर में और इसे गर्म किया, गर्म करना शुरू कर देते हैं। इसे स्टोव पर गर्म कर दिया, ठीक है, ये गर्म हो रहा है। अब इसके ऊपर एक वॉच ग्लास क्या होता है? वो कांच का एक प्लेट है, बेसिकली वॉच ग्लास है, उसमें थोड़ा सा 10 बूंद कलर डाल दीजिए, ना, ये कलर लिक्विड डाई। क्या होता है कि जैसे ही आप इसे गर्म करते हैं, ये पानी गर्म करके जब खौलने लगता है तो इससे जो एनर्जी निकलती है बाहर वेपर के रूप में, उस एनर्जी के इफेक्ट से ये वॉच ग्लास भी गर्म होता है और उसके चलते इस डाई में जो वाटर है वो भी इवेपोरेट करने लगते हैं। ये वेपोराइज नहीं कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं। वेपोराइज करेंगे तो जो सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल मटेरियल है मे बी कि वो भी कहीं वेपर बन जाए, जो बल्क मूवमेंट होता है, इसलिए हम लोगों के इवेपोरेशन ज्यादा बढ़िया मेथड माना जाता है। इवेपोरेट करवा दिया, पानी कुछ देर के बाद उड़ गया और यहाँ पर पाउडर के रूप में आपको डाई मिल गया। तो ये इवेपोरेशन मेथड हो गया। इससे डाई को हम लोगों ने अलग कर लिया, डाई फ्रॉम वाटर, समझे ना, कलर फ्रॉम वाटर। कोई भी कलर हमने पानी से अलग कर लिया। तो ये तरीका इसमें अपनाया जाता है। तो बड़ा ही आसान तरीका है। चलिए ठीक है, आपको पाउडर के रूप में तो मिल गया, वो कलर जो है आपको पाउडर के रूप में तो मिल गया, लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो पाउडर है डाई का, कलर का, वो पाउडर भी दिखने में आपको भले ही किसी एक खास कलर का लग रहा है, लेकिन अगर आप ड्राइंग के शौकीन रहे हैं तो आपको इतना जरूर पता होगा कि सामान्य तौर पर ज्यादातर जो कलर होते हैं वो कई एक तरह के कलर्स को मिला करके तैयार किए जाते हैं। कंप्यूटर में भी बेसिकली 4 ही कलर होता है और इतने तरह का जो पोस्टर, इतने तरह के जो डिजाइन कलरफुल देखते हैं, तो वो कलर तैयार किया जाता है कलर्स को मिला करके, ठीक है। तो जो कलर आपको दिख रहा है ना, कोई भी कलर, उसमें मे बी कि कई एक तरह के कलर्स, 2, 3, 4 तरह के कलर्स हों, तो उन्हें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? ठीक है, इससे पानी को तो हमने निकाल दिया, इसे तो इवेपोरेट करवा दिया, ये बड़ा ही सिंपल मेथड है। बट इसके अंदर जो अब सॉलिड कलर रह गया पाउडर के फॉर्म में, उसमें से डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करना, अलग करना, ये भी एक तरीका होता है। जरा सा उसकी चर्चा हम लोग कर लें। ये शायद आपके लिए नया हो, क्योंकि सेपरेशन मेथड कोई नया मेथड नहीं है आपके लिए। हाँ, कुछ मेथड्स इसमें ऐसे होंगे जिसको इसके पहले आपने कभी शायद नहीं पढ़ा होगा, तो जरा सा उसको सीरियसली देखना है। तो अब हम देख रहे हैं एक नया मेथड, क्रोमेटोग्राफी, मेथड नंबर 4। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? अभी आपने देखा ना कि आपको एक फिल्टर पेपर दिया गया था। कुछ नहीं करना है, फिल्टर पेपर का एक स्ट्रिप काट लेना है। कितना बड़ा? बस 1 उंगली भर या उससे थोड़ा बड़ा एक स्ट्रिप आपने काट लिया। चलो ये है वो इतना बड़ा टुकड़ा, ठीक है। एक टुकड़ा आपने काट लिया उससे कैंची से। नीचे से थोड़ा ऊपर, करीब करीब यहां एक लाइन आपने खींच दी उस पर,
और जिस कलर के अंदर के डाई डिफरेंट कलर्स को, जिस डाई के अंदर के डिफरेंट कलर या जिस को सेपरेट करना है, उसे एक बूंद यहां पर आपने गिरा दिया इसी लाइन पर। ठीक है, अब क्या करना है, इसे थोड़ा सा पानी में भिगोना है। चलिए कहीं कोई एक बर्तन ले लिया हमने, कहीं कोई एक बर्तन हम ले लेते हैं, इसमें पानी है रखा हुआ, और अब इस स्ट्रिप को अब हम यहां इसमें डुबाएंगे इस ढंग से, इसे इस ढंग से हम डुबाएंगे कि हमारा जो ये साइन है और ये जो कलर है वो डायरेक्ट पानी में नहीं आए, नीचे वाला पार्ट, केवल इतना पार्ट डुबाएंगे, इतना पार्ट, ये यही पानी में डूबेगा, इतना ही पार्ट। तो होगा क्या, आप कुछ देर के बाद देखेंगे कैपिलरी एक्शन के चलते पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। चढ़ते चढ़ते जैसे ही इस कलर को टच करता है और फिर और ऊपर बढ़ता है, तो कलर भी, उसके अंदर जो डाइज हैं वो भी ऊपर की ओर जाना, उस पानी के साथ घूम करके ऊपर जाने लगते हैं। एक्चुअली डाइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज present in this drop of color have different solubility in water. पानी में सबकी सॉल्युबिलिटी एक जैसी तो नहीं होती है, कोई ज्यादा सॉल्युबल होता है, कोई कम सॉल्युबल होता है। तो इसके अंदर अगर 3 तरह का कलर है तो तीनों कलर की सॉल्युबिलिटी, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, तो तीनों की सॉल्युबिलिटी पानी में एक जैसी नहीं होती है। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो पानी के साथ ऊपर तक चला जाएगा, पानी ऊपर बढ़ता जाएगा, वो ज्यादा ऊपर जाएगा। तो आप देखेंगे क्या कि रेंज ऑफ कलर्स बन गया। ऊपर पर कुछ कलर दिख रहा है, उसके नीचे कुछ कलर दिख रहा है आपको, डिफरेंट कलर, फिर उसके नीचे कुछ कलर दिख रहा है आपको, फिर उसके नीचे कुछ कलर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो इस तरह से अलग अलग रेंज कलर का दिख रहा है, ये अलग अलग, ये सबसे ज्यादा मोस्ट सॉल्युबल, समझे ना। ये जो सबसे ऊपर है, पानी के साथ सबसे तेजी से ऊपर चढ़ गया, इसलिए चढ़ गया क्योंकि वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल था, इसलिए वो ज्यादा दूर तक गया, ज्यादा पहले स्टार्ट कर दिया वो पानी के साथ जाना। जो पानी में कम सॉल्युबल था वो कम दूर तक गया, और एक क्लियर रेंज मिल गया कि इसमें कौन कौन से कलर मिले हुए थे, सारे कलर सेपरेट हो गए इस मेथड से। इस मेथड को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। हालांकि ये तो एक सैद्धांतिक बात है, सिद्धांत की बात है, थ्योरी यहां पर आप देख रहे हैं, एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है ये, बट क्रोमेटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल आजकल खूब होता है और इसके नए नए टेक्निक्स आ गए, ऐसे करके नहीं करता है, नए नए टेक्निक्स आ गए। ब्लड टेस्ट में भी लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल होता है, प्लस आपके बॉडी में जो ड्रग होता है उस ड्रग को पहचानने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज होता है। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड आजकल नए नए टेक्निक के साथ यूज में लाए जा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग मेथड है, इंटरेस्टिंग है, यह है आपका सेपरेटिंग फनेल मेथड। बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। चलिए अभी 34, चलिए एक दो मेथड और हो जाएगा आज इस वीडियो में। सेपरेटिंग फनेल क्या होता है? सेपरेटिंग फनेल को हम लोग इस रूप में देखते हैं। चलिए, सेपरेटिंग फनेल, एक फनेल होता है स्पेशल ढंग का, चलो देखते हैं कैसा होता है ये फनेल।
चलिए ये सेपरेटिंग फनेल है। और नीचे जो इसमें एक टैप लगा हुआ है। चलिए टैप लगा हुआ है। चलिए ये एक सेपरेटिंग फनेल है। हमको करना क्या है, पानी और तेल अगर मिल जाए तो उसे छानना है, उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। वाटर एंड ऑयल कैसे किया जाएगा, तो आपको पता है ना, सपोज केरोसिन ऑयल मिल गया है पानी में, तो ये कैसे सेपरेट किया जाए। पानी की निकाल लेंगे केरोसिन ऑयल इसी तरह से। तो आपको पता है कि बोथ आर लिक्विड, दोनों तो है लिक्विड ही, बट आर इमिसिबल। क्या लगता है कि आसानी से मिल जाते हैं क्या? मिलते नहीं है आसानी से, ये सेपरेट, पानी में मिल करके भी सेपरेट रहते हैं। इसे कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड्स These are two immiscible liquids, जो आसानी से मिल नहीं रहे। खूब मिलाने की कोशिश करेंगे नहीं मिलेगा। चलिए इसे छानते हैं, कैसे करेंगे। तो इसमें जो है इमिसिबल लिक्विड को डाल दिया, तो जैसे ही आप डालेंगे तो आप देखेंगे क्या कि नीचे वाटर इज हैवियर, पानी तो भारी होता है, तो पानी नीचे आ गया और केरोसिन ऊपर, ये केरोसिन ऊपर आ गया, है ना। अगर नीचे से स्टेप को खोल करके पानी को निकाल लिया जाए और जैसे ही यहां तक पानी निकल गया, अब लग रहा है कि यहां टच हो गया है ये केरोसिन, टैप को बंद कर दिया, क्या हो गया, दोनों लिक्विड सेपरेट हो गया। ऐसे टू इमिसिबल लिक्विड्स, दोनों लिक्विड इमिसिबल है, इट मीन्स कि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, एक हल्का है भारी है, तो ऑब्वियसली भारी जो होगा वो नीचे होगा और हल्का वाला ऊपर होगा। तो नीचे वाले को सेपरेटिंग फनेल बनाया ही इसी ढंग से गया है कि इससे निकलेगा कौन, नीचे वाला निकलेगा, नीचे वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से यहां पर हमने इसे निकाल लिया, अलग कर लिया। तो इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनेल। बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनेल। ये भी एक तरीका है। एक मेथड और देख लेते हैं आज, सब्लिमेशन। मेथड नंबर 6, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिन्हें अगर गर्म करो तो वो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी मैटर को गर्म करते हैं तो वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से फिर और भी अगर उसे गर्म किया जाए तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, फिर रिवर्स में भी ये होता है चेंज। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की गोली फिनाइल की, या कपूर जिसमें हम लोग आरती दिखाते हैं, उन्हें गर्म करो तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो सीधे वेपोराइज हो जाता है, वेपर बन जाता है, छलांग लगा देता है। कभी कभी सीढ़ी चढ़ते हैं हम लोग, एक एक तो छोड़ करके छलांग लगा दिया,
उसने लिक्विड फेज को गायब कर दिया, उसमें लिक्विड फेज गायब रहता है, और रिवर्स मूवमेंट भी फिर वैसा ही होगा। फिर उसे कंडेंस अगर किया जाए तो फिर वो गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द मेथड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये तो आपको पता होगा। तो अगर ऐसा कोई मिक्सचर है जिसमें कोई एक सब्सटेंस सब्लिमेट होने लायक है, सब्लाइम वो हो सकता है, तो क्या किया जाएगा? जैसे चलो नमक में मिल गया है आपका अमोनियम क्लोराइड, तो नमक में अगर अमोनियम क्लोराइड मिल गया है तो हम कैसे अलग कर सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड देखे हो, अमोनियम क्लोराइड नमक के ही जैसा होता है दिखने में, तो बड़ा मुश्किल है उसको सेपरेट कर पाना। तो क्या किया जाए? साल्ट के ही जैसा है, हैंड पिकिंग से भी तो नहीं किया जा सकता है, तो उसमें अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सब्लाइम होने लगेगा। यानी कि अगर इसे गर्म कर दिया जाए, इस पूरे मिक्सचर को, इस पूरे सब्सटेंस को गर्म कर दिया जाए, तो अमोनियम क्लोराइड वेपराइज हो जाएगा। या साल्ट में सपोज कपूर का टुकड़ा गिर गया है, मिल गया है पूरी तरह से, तो वहां भी हमारा ये मेथड कामयाब होगा। करेंगे क्या हम? करेंगे क्या? चलो एक ले लिया प्लेट, कांच का चाइना डिश, और इस पर हमने रख दिया उस मिक्सचर। इस मिक्सचर में क्या है? साल्ट भी है और अमोनियम क्लोराइड, साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल एक ही जैसा है। अमोनियम क्लोराइड को खाद के रूप में भी खेतों में इस्तेमाल करते हैं, वो भी पैकेट बोड़ा में आता है, जैसे यूरिया आता है उसी तरह से। और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम में NH4 होता है, यानी उससे नाइट्रोजन प्लांट को मिलता है। तो ये दोनों ही एक जैसे देखने में है, दोनों को रख दिया गया। अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे? तो सेपरेट करने के लिए क्या करता है, एक उल्टा करके फनेल इसमें रख दो, फनेल रख दिया हमने, और फनेल का एग्जिट बंद कर दिया हमने, इसमें कॉटन डाल दिया, रुई डाल दिया। अब इससे कुछ भी निकल नहीं सकता। अब इसे गर्म कीजिए, इसे गर्म कर दीजिए, क्या होगा? साल्ट तो वेपर नहीं बनेगा ना, साल्ट तो वेपर नहीं बनेगा, लेकिन अमोनियम क्लोराइड तो डायरेक्ट वेपर बन जाएगा सॉलिड से। तो वेपर बन के जाएगा कहाँ? रास्ता तो है नहीं, तो सारे वेपर्स जो हैं वो चिपक जाएंगे इनकी दीवारों से, है ना। ये जो ऊपर में फनेल हमारा है, फनेल की दीवार से ये सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड चिपक जाएगा। और अब क्या करेंगे? इसे हटा लेंगे और ठंडा कर देंगे, तो सारा का सारा फिर से बन जाएगा सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। तो ये सब्लिमेशन मेथड तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। और कैसे सब्सटेंस को इसमें इससे हम सेपरेट करेंगे? तो एक जिसमें से सब्लाइम होने लायक हो, कोई एक सब्सटेंस दो में से, तो इस मेथड से भी यूज कर सेपरेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, अभी हम लोगों ने कई तरह का मेथड, ये 6 तरह का हम लोग सेपरेटिंग मेथड देख चुके हैं। तो इन 6 तरह के मेथड में आपने देखा कि कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हुआ क्या? कोई न्यू सब्सटेंस बना क्या? नहीं बना है कोई केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कब होता है? केमिकल रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस क्रिएट होता है। केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस का रंग रूप, कलर सब बदल जाता है। केमिकल रिएक्शन में गैसेस, कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें गैसेस बनते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें पूरा सिस्टम गर्म हो जाता है। कुछ केमिकल इस ढंग का, ऐसा तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है, ये फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है। और इन फिजिकल मेथड से हम लोग तरह तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। ये हमें देखना होगा कैसा मिक्सचर है, उसमें कैसे कैसे कंपोनेंट्स हैं और कौन सा मेथड उसमें लगाया जाए।
और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसका हमारे डेली लाइफ में या फिर इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी जो होता है ना, इसका आप जैसे आयरन इंडस्ट्री में क्या होगा, जैसे ओर्स को निकाला गया तो ओर्स में इंप्यूरिटीज बहुत सारे होते हैं ना, जमीन के नीचे से जो निकला लोहे का हो, उसमें बहुत सारे इंप्यूरिटीज हैं। क्या किया, उसको खूब खौला दिया, समझ गए, गर्म कर दिया और उसको सेंट्रीफ्यूगेट करा देगा तो उसके अंदर जो स्लैग होता है ना, गंदगी, वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा और नीचे से आयरन को, लिक्विड आयरन को निकाल लिया जाएगा। तो कई एक तरह का इसका यूज भी होता है, समझ गए ना। और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन है या फिर क्रोमेटोग्राफी है, इसका तो मेडिकल साइंस में यूज होता है बहुत ज्यादा। कुछ और भी मेथड्स हैं जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे और वो भी जानना हमारे लिए काफी जरूरी है, हमारे सिलेबस में है, हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। तो चलिए इतना को पहले आप कवर कर लीजिए, इसके नोट्स तैयार कर लीजिए, एक्सरसाइज बना लीजिए, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू।